गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन या पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम नई ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कस करेंगे हम थाइमस ग्लैंड के बारे में। इसके बारे में बेटा थाइमस ग्लैंड के बारे में। ठीक है, देखते हैं पहला थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्लैंड देखो ना, थाइमस ग्रंथि जो होती है ना बेटा, ये ओरिजिन में कैसी होती है? एंडोडर्मल। ओरिजिन में कैसी होती है बेटा? ये एंडोडर्मल। कैसी होती है बेटा? ओरिजिन में ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। ठीक है बेटा, और ये कैसी होती है? बाइलोब्ड होती है, मतलब दो पिंडों की बनी होती है, द्विपिंडीय होती है। कैसी होती है बेटा? द्विपिंडीय होती है, बाइलोब्ड होती है। कहां पाई जाती है? देखो ये क्या होती है? हार्ट के हृदय के पृष्ठभाग में, इसमें हृदय के पृष्ठभाग में मध्यवकाश में पाई जाती है। मध्यवकाश, इसको क्या बोलते हैं? मीडियस्टिनल स्पेस। ठीक है, देखो मीडियस्टिनल स्पेस क्या होता है? दोनों फेफड़ों के मध्य उपस्थित अवकाश, इसको क्या बोलते हैं? दोनों फेफड़ों के मध्य उपस्थित अवकाश में पाई जाती है। ठीक है, ओरिजिन एंडोडर्मल, बाइलोब्ड होती है, मतलब द्विपिंडीय होती है, दो पिंडों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? दो पिंडों की बनी होती है। कहाँ पाई जाती है? हार्ट की पृष्ठ सतह पर पाई जाती है, मतलब मध्यवकाश में पाई जाती है। दोनों फेफड़ों के मध्यवकाश होता है, उसे क्या बोलते हैं? मीडियस्टिनल स्पेस। ठीक है बेटा, जन्म के समय आकार में क्या होती है? ये बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इसका आकार घटता जाता है। इसका आकार क्या होता है बेटा? घटता जाता है। जन्म के समय आकार में बड़ी होती है, पर जैसे जैसे इस एज बढ़ती है, इसका आकार क्या होता है? घटता जाता है। और प्यूबर्टी तक, मतलब यौवनारंभ तक, एडल्ट स्टेज तक, ये क्या हो जाती है? आकार में बहुत छोटी रह जाती है। प्यूबर्टी तक मतलब ये आकार में, प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी मीन्स यौवनारंभ, प्यूबर्टी तक ये आकार में बहुत छोटी रह जाती है। क्या रह जाती है बेटा? ये बहुत छोटी रह जाती है। एक्चुअली ये थाइमस ग्रंथि जो होती है बेटा, ये थाइमस जो ग्रंथि होती है, इसका मुख्य काम क्या होता है बेटा? प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करने में इसका मुख्य कार्य होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र के डेवलपमेंट में। ठीक है, अब देखो प्रतिरक्षा तंत्र के डेवलपमेंट में इसका कार्य, तो क्या हुआ? प्यूबर्टी के समय आकार में छोटी हो गई, जैसे जैसे और उम्र बढ़ जाएगी, वृद्धावस्था में बिल्कुल ही विलुप्त हो गई। तो इसलिए क्या होता है? वृद्धावस्था में हमारी इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि हमारी थाइमस ग्रंथि क्या हो गई? विलुप्त हो गई है। हमारी थाइमस ग्रंथि क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। इसलिए क्या होगी? प्रतिरक्षा क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी, या वृद्धावस्था में प्रतिरक्षा बहुत कम हो जाएगी। मेरी बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, देखो बेटा इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इस थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है बेटा? प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य कार्य
प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में होता है। किसमें होता है बेटा, इसका मुख्य कार्य किसमें होता है बेटा, प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम या डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसकी संरचना जो होती है, ये थाइमस जो ग्रंथि होती है, इसकी संरचना जो होती है, थाइमस ग्रंथि की संरचना क्या बेटा, थाइमस ग्रंथि की संरचना कैसी होती है, लिम्फ ग्रंथि जैसी होती है। कैसी होती है बेटा, लिम्फ ग्रंथि जैसी होती है, बिल्कुल लिम्फ ग्लैंड जैसी होती है। कैसी होती है बेटा, लिम्फ ग्लैंड जैसी होती है। मतलब लसिका ग्रंथि जैसी होती है। कैसी होती है, लसिका ग्रंथि। अब देखो, ये थाइमस ग्रंथि होती है, इसके दो भाग होते हैं। ये थाइमस ग्रंथि जो होती है, इसके क्या भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला। आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला। ठीक है, तो देखते हैं। इस थाइमस ग्रंथि को के दो भाग होते हैं। बाहरी भाग जिसे क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। आंतरिक भाग जिसे क्या बोलते हैं, मेडुला। बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्टेक्स। और आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला। देखो, ये बाहरी भाग होता है, बाहरी भाग, इसमें क्या होती है, थाइमोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सघन रूप से उपस्थित होती हैं। क्या होती है बेटा, थाइमोसाइट सेल्स क्या होती है, सघन रूप से उपस्थित होती हैं। और ये थाइमोसाइट सेल्स क्या बनाती हैं, टी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। क्या बनाती है बेटा, टी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। ये क्या बनाती है बेटा, टी लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। क्या बनाती है बेटा, ये टी लिम्फोसाइट्स बनाती है, या ये कह सकते हैं लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। आप यहां कह दो लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। मेरी बात समझ में आई। इसी प्रकार ये मेडुला भाग होता है, ये मेडुला भाग होता है। ये क्या होता है, ब्रांच रेटिकुलर टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। ब्रांच रेटिकुलर टिश्यू या ब्रांच एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। मेरी बात समझ में आई। तो ये किसका बना होता है, ब्रांच भी शाखित रेटिकुलर टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। ठीक है, और ये शाखित रेटिकुलर टिश्यू या शाखित एपिथेलियल टिश्यू ये क्या करता है, एक विशेष प्रकार की कणिकाओं का निर्माण करता है, जिन्हें बोलते हैं हसल्स की कणिकाएं। क्या बोलते हैं बेटा, हसल्स की कणिकाएं। ठीक है बेटा, तो ये किसका निर्माण करता है, हसल की कणिका। हसल की कणिकाओं का निर्माण करता है। हसल की कणिकाओं का निर्माण करता है। और ये हसल की कणिका कैसी होती है बेटा, भक्षाणु प्रवृत्ति की होती हैं। कैसी होती हैं, भक्षाणु प्रवृत्ति की होती हैं। क्या होती है बेटा, ये भक्षाणु प्रवृत्ति मतलब फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं ये। दोबारा सुन लो, ये थाइमस ग्रंथि जो होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, सिर्फ जिससे सेम ऐसी लसिका ग्रंथि जैसी। कैसी होती है बेटा, लसिका ग्रंथि जैसी। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। बाहरी भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला।
भारी भाग में क्या होती है, थाइमोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है, थाइमोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं। और ये थाइमोसाइट्स कोशिकाएं क्या होती है, इसमें सघन रूप से भरी रहती हैं। और ये किसका निर्माण करती है, लिम्फोसाइट्स का। इसका निर्माण करती है लिम्फोसाइट्स का, मेनली टी लिम्फोसाइट्स का, मेनली टी लिम्फोसाइट्स का। बात समझे। ये आंतरिक भाग है, इसको क्या बोलते हैं, मेडुला। और ये किसका होता है, शाखित रेटिकुलर टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। ये किसका होता है, शाखित रेटिकुलर टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। और इसमें क्या होता है, विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, बोलते हैं, या कणिका पाई जाती है, हसल की कणिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, हसल की कणिकाएं। और ये हसल की कणिकाएं कैसी होती है, भक्षाणु प्रकृति की होती हैं। क्या होती है बेटा, ये भक्षाणु प्रकृति की होती है। मेरी बात समझ में आई, कैसी होती है बेटा, ये भक्षाणु प्रकृति की होती है। नेक्स्ट देखो, देखो ये थाइमस ग्रंथि एक हार्मोन स्रावित करती है। ये थाइमस ग्रंथि क्या करती है, एक हार्मोन स्रावित करती है, इसे बोलते हैं थाइमोसिन। क्या बेटा, ये थाइमस ग्रंथि क्या करती है, एक हार्मोन स्रावित करती है, इसे क्या बोलते हैं, थाइमोसिन। और ये थाइमोसिन क्या करता है बेटा, जन्म के बाद क्या होता है, टी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। क्या करता है बेटा, टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बेटा, ये टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। और ये लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, लिम्फ ऑर्गन में, लसिका अंगों में जाके संग्रहित होती हैं। लसिका अंगों में इनका क्या होता है, संग्रहण होता है। अब देखो लसिकांग कौन कौन से, देखो एक तो है स्प्लीन, प्लिया, एक है लिम्फ नोड, लसिका गांठें, और एक क्या, पेयर पैचेस। क्या बेटा, पेयर पैचेस। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, दोबारा सुन लो। थाइमस ग्रंथि क्या करती है, एक हार्मोन स्रावित करती है, थाइमोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, थाइमोसिन। और ये थाइमोसिन जन्म के बाद किसका निर्माण करता है, लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। एक्चुअली लिम्फोसाइट का यहाँ पे मैच्योरेशन, परिपक्वन होता है होने को। तो थाइमस ग्रंथि में क्या होता है, निर्माण एवं परिपक्वन होता है। मेनली क्या होता है, यहाँ परिपक्वन होता है बेटा। क्या होता है, परिपक्वन। निर्माण तो इनका कहाँ होता है, बोन मैरो में। निर्माण कहाँ होता है इनका, बोन मैरो में होता है। यहाँ पे इनका क्या होता है, परिपक्वन होता है। ठीक है, तो ये टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है एवं परिपक्वन होता है। और ये कहाँ स्टोर हो जाती है, लसिका अंगों में इनका संग्रहण हो जाता है। क्या होता है, लसिका अंगों में इनका संग्रहण हो जाता है। तो लसिका अंग कौन से, स्प्लीन है, लसिका गांठें हैं और पेयर पैचेज हैं। क्या है बेटा, और पेयर पैचेज हैं। मेरी बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो बेटा ये किसमें, किससे रिलेटेड है, इम्यूनिटी से। किससे, इम्यूनिटी से। इसलिए थाइमस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा का संघासन। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षा का संघासन। ठीक है, ये किससे, थाइमस ग्रंथि किससे रिलेटेड है, प्रतिरक्षा से, प्रतिरक्षा तंत्र से। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा का सिंहासन। थ्रॉन ऑफ इम्यूनिटी। क्या बेटा, थ्रॉन ऑफ इम्यूनिटी। दूसरी बात, ये थाइमस ग्रंथि होती है ना, इसे और क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। बात, मेरी बात समझ में आई। देखो बेटा यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, ये टी लिम्फोसाइट्स होती है ना, ये 3-4 प्रकार की होती हैं। देखो कौन कौन सी होती हैं। ये टी लिम्फोसाइट जो होती है,
ये कई प्रकार की होती हैं। एक तो होती है टी किलर, एक होती है टी हेल्पर, एक होती है टी सप्रेसिव और एक होती है टी मेमोरी। ये मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब आपको इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा, इम्यून सिस्टम और डिजीज पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये टी किलर क्या करती है? ये टी किलर डायरेक्ट मतलब रोग कारकों का भक्षण करती है। ये क्या करती है? रोग कारकों का भक्षण करती है। ठीक है। ये टी हेल्पर क्या करती है? इस टी किलर को एक्टिवेट करती है या सूचना देती है। ये क्या करती है? टी किलर को सूचना देती है, एक्टिवेट करती है या सूचना देती है। क्या देती है? सूचना देती है। टी सप्रेसिव क्या करती है बेटा? देखो, टी सप्रेसिव क्या करती है? ये जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई हमारे ऑर्गन के प्रति जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, हमारे ऑर्गन के प्रति जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, उनको सप्रेस करती है। उनको क्या करती है? सप्रेस करती है। बात समझ में आई? इसे ऑटोइम्यून डिजीज में यूज में लिया जाता है। मतलब ऑटोइम्यून डिजीज होता है ना, उसको रोकती है टी सप्रेसिव। मतलब हमारे शरीर के विरुद्ध बनी एंटीबॉडीज को क्या करती है? सप्रेस करती है। टी मेमोरी क्या करती है? रोग कारक की सूच, रोग कारक बॉडी के अंदर घुसा, टी हेल्पर सेल ने टी किलर को क्या दी? इंफॉर्मेशन दी, टी किलर ने उसका क्या किया? भक्षण किया। इस सारी इंफॉर्मेशन को कहता है टी मेमोरी सेल्स याद रखती हैं। क्या करती है बेटा? टी मेमोरी सेल्स याद रखती हैं। और ये टी मेमोरी सेल्स होती है ना, ये क्या होता है? वैक्सीन जो होता है ना, उसका आधार होती है। वैक्सीन का क्या होती है? आधार होते हैं, बेस होते हैं वैक्सीन का। मेरी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है। तो ये हुई आपकी थाइमस ग्रंथि। क्या हुई बेटा? थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट आती है आपकी पीनियल ग्रंथि। क्या आती है बेटा? पीनियल ग्रंथि। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि, देखो बेटा, पीनियल ग्रंथि ओरिजिन में कैसी होती है? एक्टोडर्मल। कैसी होती है बेटा? ओरिजिन में एक्टोडर्मल। ये कहां उपस्थित होती है? ये क्या होती है? ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। क्या बेटा? ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। और कहां पाई जाती है? डायनसेफ्लॉन की डोर्सल सरफेस पे पाई जाती है। डायनसेफ्लॉन की पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? डायनसेफ्लॉन की पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। डोर्सल सरफेस ऑफ डायनसेफ्लॉन कहां पाई जाती है? एट द डोर्सल सरफेस ऑफ डायनसेफ्लॉन। देखो दोबारा सुनो, पीनियल बॉडी कहते हैं, पीनियल ग्लैंड। ये क्या होती है? उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होती है। कैसी होती है बेटा? एक्टोडर्मल होती है। ये क्या होती है? अग्र मस्तिष्क का भाग होती है। और ये कहां पाई जाती है? डायनसेफ्लॉन के पृष्ठ भाग में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? डायनसेफ्लॉन के पृष्ठ भाग में पाई जाती है। ठीक है बेटा। इसे हाइपोफाइशियल सेरेब्राई भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हाइपोफाइशियल सेरेब्राई। सेरेब्राई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हाइपोफाइशियल सेरेब्राई कहते हैं। ठीक है। और पीनियल ग्लैंड जो होती है वो एक ही हार्मोन स्रावित करती है, जिसका नाम क्या है? मेलाटोनिन। क्या बेटा? मेलाटोनिन। क्या बेटा इसका नाम? मेलाटोनिन। ठीक है। ठीक है। और ये मेलाटोनिन जो होता है ना, ये कहता है अमीनो अम्लों का डेरिवेटिव होता है। क्या होता है? अमीनो अम्लों का डेरिवेटिव होता है। अमीनो अम्लों का व्युत्पन्न होता है।
ठीक है, तो मेलाटोनिन के कार्य देखते हैं अपन। देखो बेटा मेलाटोनिन क्या कार्य करता है। पहला मेलाटोनिन क्या होता है बेटा, बायोलॉजिकल क्लॉक जो सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक जैविक घड़ी या सर्केडियन रिदम, इसको और क्या बोलते हैं, सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करता है, मतलब हमारी सोने और जागने की साइकिल को नियंत्रित करता है, हमारी सोने और जागने की चक्र को नियंत्रित करता है। देखो बेटा बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है कि हमें जैसे नींद आनी है, हम 10 बजे सोते तो हमें अपने आप नींद आने लगती है, हम 7 बजे उठते तो हमें आराम से 7 बजे उठ जाते हैं। ठीक है, रात को मैं टॉयलेट आया 2 बजे हम टॉयलेट करने उठते हैं तो हम 2 बजे ही उठ जाएंगे। हमें 11 बजे भूख लगती है तो 11 बजे भूख लगेगी डेली, ऐसा नहीं टाइम देख के हमें भूख लगेगी। तो ये सब क्या बायोलॉजिकल क्लॉक है। इन सब चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है, मेलाटोनिन कंट्रोल कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा, मेलाटोनिन कंट्रोल कर रहा है। दूसरा क्या होता है, ये मेलाटोनिन जो होता है ये क्या होता है, एमएसएच के विपरीत कार्य करता है। एमएसएच के विपरीत कार्य करता है। एमएसएच के विपरीत कार्य मतलब ये इसका एंटागोनिस्ट है। विपरीत कार्य को एंटागोनिस्ट कहते हैं। क्या ये एंटागोनिस्ट। तो देखो बेटा ये दोनों काम कैसे करते हैं, ये दोनों काम कैसे करते हैं। देखो बेटा एमएसएच जो होता है, एमएसएच और मेलाटोनिन। एमएसएच क्या करता है, जो मेलानिन पिगमेंट्स है, जो मेलानिन के वर्णक हैं, उनको क्या करता है, बिखेरने का कार्य करता है, उनको फैलाने का कार्य करता है। तो ये क्या करता है, मेलानिन कणों को फैलाने का कार्य करता है। ये मेलानिन कण है तो इनको क्या होता है, फैलाने का काम करता है बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर। ठीक है, और ये क्या करता है, मेलानिन कणों को एकत्रित करता है। ये क्या करता है बेटा, मेलानिन कणों को एकत्रित करता है। मेलानिन वर्णक कह सकते हो, कण कह सकते हो। एकत्रित करता है। ठीक है, जैसे एमएसएस ने जो फैला दी है उनको क्या करेगा, एकत्रित कर लेगा। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है, त्वचा के रंग को क्या करता है, गहरा करता है। ये त्वचा के रंग को क्या करता है, काला बनाता है, गहरा करता है। डार्क करता है, गहरा। और ये त्वचा के रंग को क्या करता है, लाइट करता है। मतलब ये काला बनाता है और ये गोरा बनाता है। बात समझ में आई। और पर दोनों ये दोनों त्वचा के रंग के बदलने, मतलब त्वचा के रंग की बदलने की जो क्रिया है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब मेटा प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ये दोनों मेटा प्रोसेस कराते हैं। देखो मैंने आपको बताया था बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो त्वचा के रंग के बदलने की क्रिया पाई जाती है, त्वचा के रंग के बदलने की क्षमता पाई जाती है, उसे बोलते हैं मेटा प्रोसेस। तो मेटा प्रोसेस, ये दोनों हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं मेटा प्रोसेस में, एमएसएच और मेलाटोनिन। मेरी बात समझ में आई। एमएसएच ये कहां से स्रावित होता है, अग्रपीयूष ग्रंथि के मध्य भाग से, सॉरी हाँ अग्रपीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। मध्य भाग तो ह्यूमन में होता ही नहीं है। मेलाटोनिन कहां से हो रहा है, पीनियल ग्रंथि से। ये क्या करता है, मेलानिन कणों को फैलाता है, ये मेलानिन कणों को एकत्रित करता है। ये त्वचा के रंग को क्या करता है, डार्क करता है। ये त्वचा के रंग को क्या करता है, लाइट करता है।
और ये एमएसएच और मेलाटोनिन दोनों ही मेटा प्रोसेस में क्या होते हैं, भाग लेते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मेटा प्रोसेस में ये भाग लेते हैं। दूसरी क्या होता है, ये जो मेलाटोनिन होता है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। मेलाटोनिन क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। आपने सुना होगा बहुत कि कोई हर्बल टी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं। तो देखो मेलाटोनिन जो होता है ना, ये मेलाटोनिन क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है। इसकी होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या करता है, हमारी मेटाबॉलिज्म के दौरान, क्या बेटा, उपापचय मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत सारे क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। क्या होते हैं, मुक्त आयंस बनते हैं, इन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो ये मेलाटोनिन क्या करता है, इन फ्री रेडिकल्स को खत्म कर देता है। इन फ्री रेडिकल्स को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ये मेलाटोनिन क्या करता है, इन फ्री रेडिकल्स को क्या करता है, खत्म कर देता है। और जब ये खत्म हो जाते हैं ना, तो बुढ़ापा बहुत लेट आता है, जवानी बनी रहती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एंटी एजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे एंटी एजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एंटी एजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। मेरी बात समझिए, बहुत सारी सेलिब्रिटीज इस हार्मोन का यूज करती है, मेलाटोनिन का, क्या, जवान दिखाने के लिए मेलाटोनिन हार्मोन का यूज करते हैं। दोबारा सुन लो, मेलाटोनिन में क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। अब होता क्या है, मेटाबॉलिज्म के दौरान, ऐसे लिखो, मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत सारे मुक्त आयन बनते हैं, फ्री रेडिकल आयन बनते हैं। और ये फ्री रेडिकल आयन क्या करते हैं, बहुत सारी सेल में इंजरी करते हैं, बहुत सारी सेल के साथ, मतलब सेल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ये क्या करता है, मेलाटोनिन फ्री रेडिकल्स को खत्म कर देता है। तो क्या होता है, एजिंग नहीं होती। एजिंग मींस बुढ़ापा नहीं होता। क्या नहीं होता, बुढ़ापा नहीं होता। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एंटी एजिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एंटी एजिंग हार्मोन भी कहते हैं। मेरी बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या करता है वो, देखो मेलाटोनिन का जो लेवल होता है ना, वो नाइट में अधिक होता है। मेलाटोनिन का लेवल क्या होता है, नाइट में क्या होता है, अधिक होता है। और दिन के समय क्या होता है, इसका कम होता है। लेवल नाइट में क्या होता है, अधिक होता है, और डे के समय क्या होता है, कम। बात समझ में आई। दूसरी तरफ ये मेलाटोनिन जो होता है ना बेटा, इंपॉर्टेंट है। मेलाटोनिन क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको इनहिबिट करता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या करता है, अवरुद्ध करता है। क्या करता है, अवरुद्ध करता है। और प्यूबर्टी को नहीं आने देता, व्यस्क नहीं होने देता। प्यूबर्टी को क्या कर देता है, डिले कर देता है, लेट कर देता है। प्यूबर्टी को क्या करता है, डिले करता है। मेरी बात समझ में आई। मेलाटोनिन क्या करता है बेटा, मेलाटोनिन क्या होता है कि ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, इसको अवरुद्ध करता है या इसके सीक्रेशन को डिक्रीज कर देता है। इसके सीक्रेशन को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। जब डिक्रीज कर देता है तो क्या होता है, प्यूबर्टी नहीं आती, मतलब बच्चा ही बना रहता है। क्या था, बच्चा ही, मतलब प्यूबर्टी को डिले करता है। प्यूबर्टी को क्या करता है बेटा, ये डिले करता है। मेरी बात क्लियर है। दूसरा और देखो, मेलाटोनिन और क्या करता है, मेलाटोनिन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। इसमें बेटा मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। और क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। मेस्ट्रल को भी रेगुलेट करता है। मेस्ट्रल साइकिल को भी क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, ठीक है। और पिगमेंटेशन मतलब वर्णकता में तो इसका शामिल है। मेरी बात समझिए। दूसरा क्या होता है, ये पीनियल बॉडी जो होती है ना बेटा, पीनियल बॉडी,
ये 8 से और 7 वर्ष की उम्र में इसमें क्या होने लगता है, रिडक्शन होने लगता है, इसका आकार घटने लगता है, इसका आकार घटने लगता है। और 14 साल की उम्र में इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाते हैं, इसमें जमाव हो जाता है। तब जमाव हो जाता है, ये निष्क्रिय हो जाती है। क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। तो अब इसे क्या बोलते हैं, मस्तिष्क की रेत या सैंड ऑफ ब्रेन, क्या बोल सकते हैं इसे, मस्तिष्क की रेत या सैंड ऑफ ब्रेन। क्या बेटा, सैंड ऑफ ब्रेन। मेरी बात समझ में आई? तो ये हुई आपकी पीनियल ग्लैंड। क्या हो गई, पीनियल ग्लैंड। एक बार दोबारा सुन लो, पीनियल ग्लैंड कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है। क्या होती है, एक्टोडर्मल। किसका भाग है, अग्रमस्तक का भाग है। कहां पाई जाती है, डायंसेफ्लॉन की पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। डायंसेफ्लॉन की पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। क्या स्रावित करती है, मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। मेलाटोनिन कैसा होता है, अमीनो अम्लों का व्युत्पन्न होता है। क्या होता है, अमीनो अम्लों का व्युत्पन्न होता है। मेलाटोनिन के कार्य क्या है, एक तो बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है, मतलब हमारी सोने जागने के चक्र को मेंटेन करता है। दूसरा और क्या करता है, ये हम एमएसएच के विपरीत काम करता है। एमएसएच के विपरीत काम करता है, मतलब एमएसएच क्या करता है कि मेलानिन कणों को बिखेरता है और ये मेलानिन कणों को इकट्ठा करके त्वचा के रंग को हल्का करता है। ये भी मेटाक्रोसिस में भाग लेता है, मतलब त्वचा का रंग बदलने की क्रिया में भी भाग लेता है। दूसरा क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। कैसा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। दूसरा ये क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, मतलब एंटी गोनेडल हार्मोन निकलता है। अब जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट होगा तो एफएसएच निकलेगा ना एलएच निकलेगा, ना एफएसएच निकलेगा ना एलएच निकलेगा। तो क्या होगा, शुक्लजनन डिले होगा, अंडजनन भी नहीं होगा और प्यूबर्टी भी नहीं आएगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आएंगे, मतलब द्वितीय गौण लिंग के लक्षण भी नहीं आएंगे। बात मेरी समझ में आई है नहीं? ठीक है, तो ये सारी चीजें ये करता है। ठीक है, ये आपका मेलाटोनिन। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू बेटा।